हेलो बच्चों। आज हम भूकंप भूकंप के बारे में, अर्थक्वेक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। भूकंप किसे कहते हैं ये देखिएगा। भूकंप आया भूचाल पृथ्वी के सतह पर हिलने को कहते हैं। जो पृथ्वी हिलती है, जो कंपन करती है, उसको क्या कहेंगे? भूकंप। यह पृथ्वी के स्थल मंडल में ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने पर उत्पन्न होने वाली भूकंपीय तरंगों की वजह से होता है। ठीक है, ये देखिएगा, वापस बोल रहा हूं। यह पृथ्वी के स्थल मंडल में ऊर्जा, जो पृथ्वी के अंदर ऊर्जा संचित रहती है, वो क्या होती है? अचानक से मुक्त होती है, निकलती है। तो उससे जो कंपन पैदा होता है वो क्या होगा? भूकंप। अब ये कंपन से तरंगें निकलती हैं, उसके बारे में अपन अभी चर्चा करेंगे। वो तरंगें कौन कौन सी हैं। अब जो नेक्स्ट देखिएगा, भूकंप के कारण भूकंप के कारण कौन कौन से हैं? ज्वालामुखी क्रिया। अब देखो, जहाँ पे भी ज्वालामुखी है वहाँ अगर वो फटेंगे, उनमें से उनसे क्या होगा? कंपन पैदा होगा। ठीक है, तो उस कंपन से भूकंप आएंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट, प्लेटों की गतिशीलता। अब अपन जब प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पढ़ेंगे, वेगनर की इनके बारे में पढ़ेंगे, महाद्वीपीय महासागरों की उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ेंगे, तो उसमें हमें पता चलेगा कि प्लेटें होती हैं और ये प्लेटें आपस में गतिशील रहती हैं। तो इनसे, प्लेटें कितनी प्रकार की होती हैं, तो इनसे भी पता चलेगा कि जब ये पृथ्वी की प्लेटें जब गतिशील होती हैं तो इनसे भी भूकंप आते हैं। और जहाँ वलय और भ्रंशन की क्रिया होती है पृथ्वी की भूपटल पर, तो वहाँ पे भी भूकंप आता है। जलीय भार, जैसे अपन बांध बना देते हैं या कोई प्राकृतिक कारण से पहाड़ी पहाड़ी भागों में पत्थरों के अवरोध से जो कोई बांध बने, झील बन जाती है, तो उससे भार बढ़ जाता है। तो उस जगह पे भी उस जलीय भार की वजह से ही भूकंप आ जाते हैं। भूपटल का संकुचन, जो पृथ्वी का जो पटल है, इसका जो संकुचन की क्रिया से भी भूकंप आ जाते हैं। भूसंतुलन से संबंधित समायोजन। अब एक जो पृथ्वी पर जो संतुलन बना हुआ है, पृथ्वी पर पठार मैदान जो भी है, अब इसमें जो मानवीय क्रियाकलापों से भी ऐसा कुछ होता है जिससे कि भूकंप आते हैं। परमाणु परीक्षण से, प्रत्यास्थ पुनश्चल सिद्धांत से, इन सभी कारणों से भूकंप आते हैं। इनके कारण हैं भूकंप आने के। अब प्रत्यास्थ पुनश्चल सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में देखिएगा। पृथ्वी के निचले भाग में चट्टानें किस रूप में पाई जा रही हैं? रबड़ की भांति लचीली होती हैं। यह किसी भी तनाव और खिंचाव के कारण एक निश्चित सीमा तक धीरे धीरे बढ़ती रहती है। ठीक है, किसी भी तनाव और खिंचाव के कारण एक निश्चित सीमा तक ये क्या होती है? धीरे धीरे बढ़ती रहती है। और एक निश्चित सीमा में जब बढ़ती रहती है तो एक निश्चित सीमा के बाद ये क्या हो जाती है? टूट जाती है। और टूटते ही ये प्रारंभिक स्थिति में आ जाती हैं, और जैसे ही आएंगी तो फिर वो कंपन होगा, और कंपन होगा तो भूकंप आएगा। ठीक है, प्रत्यास्थ पुनश्चल सिद्धांत, ये तो आपने 9th-10th में ही पढ़ लिया होगा। अब नेक्स्ट देखिएगा, भूकंपीय लहरें, तरंगें। मैंने कहा था कि तरंगें के बारे में बात करेंगे। ये देखिएगा, वह विधि जिसमें माध्यम के कण अपने स्थानों में कंपन करते हैं। क्या करते हैं? कण आपस में कंपन करते हैं तथा ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक आगे जाती है। इसी को तरंग लहरें कहते हैं। यानी ऊर्जा मुक्त होती है तो तरंगें आगे बढ़ती है। भूकंपीय तरंगें कौन कौन सी हो गई? PSL। अब देखिएगा, पी तरंगें कौन सी होती हैं, इनकी कुछ पॉइंट्स में विशेषताएं लिखी हुई हैं। ये कैसे होती है? अनुदैर्घ्य तरंगें। ठीक है, यह किस अवस्था में गुजर सकती है, किन किन अवस्थाओं में होकर गुजर सकती है ये तरंगें? ठोस हो, द्रव हो और गैस, इन तीनों अवस्थाओं में ये उनमें से पार हो लेती है। तो ये कौन सी तरंगें हैं? पी तरंगें। ठोस, द्रव, गैस, तीनों माध्यमों से गुजर सकती है। ठीक है, अब इनकी गति सबसे ज़्यादा किस में होती है, कौन सी अवस्था में होती है? ठोस जो भाग होता है उसमें तीव्र गति से चलती है और ध्वनि तरंगों के समान होती है। ये कैसे होती है? पी तरंगें ध्वनि तरंगों के समान। इन्हें प्राइमरी तरंग भी कहा जाता है। प्राथमिक, पी से प्राइमरी, इसलिए पी तरंगें रखा है इसका नाम। प्राथमिक तरंगें भी कहते हैं। यह सभी तरंगों में सबसे अधिक गति से चलती है। ठीक है, सब PASL, इन तरंगों में सबसे तीव्र गति से चलने वाली कौन सी हो गई? पी तरंगें। ठीक है, तीनों अवस्थाओं से गुजरती है, ये ठीक है। प्राइमरी तरंगें कहते हैं, ये भी हो गया।
यह सभी तरंगों में से तेज चलती है, ठीक हो गया, और भूकंप अधिकेंद्र तक सबसे पहले पहुंचती है। अब भूकंप अधिकेंद्र क्या होता है, एपिसेंटर फोकस क्या होता है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे एक चित्र में माध्यम से। अभी इसके बारे में बात ये देखिएगा, अभी तो तरंगों के बारे में पढ़िए। पी तरंगें हो गई। नेक्स्ट देखिएगा एस तरंगें, वो अनुदैर्घ्य रूप में चलती थी, और ये कैसे चलती हैं एस तरंगें, अनुप्रस्थ तरंगें होती है। ये अनुप्रस्थ तरंगें होती है, वो प्राइमरी नाम था इनका, और इनका नाम क्या है, द्वितीयक या सेकेंडरी वेव्स। तो सेकेंडरी एस, तो एस तरंगें इसलिए कहते हैं इनको कि सेकेंडरी वेव्स हैं। और ये केवल किस माध्यम में चलती है, ठोस ठोस माध्यम में ये चल सकती है, तरल में ये नहीं चलती। यह प्रकाश तरंगों की गति की तरह होती है, ठीक है। और पी तरंगें किस रूप में होती हैं, ध्वनि की तरंगों के रूप में। ये क्लियर, अंतर भी हो गया एक तरीके से, ठीक है। और इनकी गति 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, यानी कि 1 सेकंड में 4 से 6 किलोमीटर तक पहुंच जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गई एस तरंगें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि ये ठोस में से होकर गुजरती है, तरल में होकर ये नहीं गुजर पाती, ठीक है। अब तीसरा है जो है एल तरंगें। अब ये देखिएगा, इसमें लॉन्ग पीरियड वेव्स, क्या नाम है इसका, लॉन्ग पीरियड वेव्स या सरफेस वेव्स भी कहते हैं, ठीक है। लॉन्ग पीरियड वेव्स की वजह से इसको एल नाम दिया है। और यह सबसे कम गति वाली भूकंपी तरंगें, सबसे कम गति किसमें होती है, इसमें, ठीक है। यह तरंगें भूकंप अधिकेंद्र से सबसे अंत में पहुंचती है। सबसे लास्ट में कौन पहुंचती है, क्योंकि गति कम है तो यानी कि लेट पहुंचेगी। तो मैंने कहा था कि फोकस और जो एपिसेंटर है इनके बारे में अपन भूकंप मूल और भूकंप अधिकेंद्र के बारे में बात करेंगे अभी। सभी तरंगों में सबसे विनाशकारी है, लेकिन तो सबसे विनाशकारी कौन सी है, एल तरंगें। और यही एल तरंगें ही सबसे ज़्यादा भूप्रपट्टी पर सबसे ज़्यादा तहलका मचाती है, इसलिए इसको विनाशकारी तरंगें कहते हैं। कंपन की गति इसमें कंपन की गति सर्वाधिक होती है, लेकिन यह तरंगें कैसे चलती हैं, आड़ी तिरछी जिग जैग वे में चलती है, ठीक है, धक्का देती हुई चलती है। इनकी गति 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, यानी 1 सेकंड में 1.5 से 3 किलोमीटर के बीच में ये चलती हैं। अभी देखिए चित्र में मैं जो बात कर रहा था, भूकंप अधिकेंद्र और भूकंप मूल। भूकंप मूल को कहेंगे अपन फोकस, और भूकंप अधिकेंद्र को क्या कहेंगे, एपिसेंटर। अब ये देखेंगे भूकंप का अधिकेंद्र क्या होता है। यह भूकंप की उत्पत्ति केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री के कोण पर धरातल पर स्थित होता है, जिसे क्या कहेंगे, जहां पर भूकंप सबसे पहले महसूस किया गया था। जो पृथ्वी के अंदर वो भाग जहां पर देखिएगा यह भूकंप की उत्पत्ति केंद्र के, जो भूकंप की उत्पत्ति केंद्र के ठीक ऊपर होता है, ठीक है, ऊपर होता है। जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर जो पॉइंट है, भूकंप मूल है, उसके 90 डिग्री की सिध में, 90 डिग्री की सिध में मैप में देखिएगा जो पॉइंट है वो कौन सा होगा, भूकंप अधिकेंद्र। जहां पर सबसे पहले भूप्रपट्टी पर भूकंप महसूस किया जाएगा, वो पॉइंट क्या कहेंगे उसको, भूकंप अधिकेंद्र, ठीक है। जैसे आपने कहा कि दिल्ली में भूकंप आया, तो दिल्ली का केंद्र होगा कि वो क्या हो गया, ऊपर का भाग जहां पर आया है, भूकंप अधिकेंद्र। और उस जिस बिंदु पर आया उसके नीचे जो भाग है उसको क्या कहेंगे, भूकंप मूल, ठीक है। भूकंप का अपन अध्ययन किस में करते हैं, सीस्मोलॉजी में, ठीक है, सीस्मोलॉजी कहते हैं। और भूकंप की उत्पत्ति केंद्र के बारे में और देखिएगा, वापस बता देता हूं, वह बिंदु जहां भूकंप की घटना का आरंभ होता है, जहां आरंभ होता है पृथ्वी के अंदर, जो आरंभ होता है, जिस बिंदु से आरंभ होता है, अधिकांश भूकंप भूतल से कितनी गहराई में होता है, 50 से 100 किलोमीटर की गहराई पर उत्पन्न होता है। वो क्षेत्र, उस बिंदु, वहां पे कौन सा पॉइंट होता है, वो भूकंप मूल या भूकंप केंद्र या फोकस, ठीक है। अब देखिएगा भूकंप मापने के यंत्र कौन कौन से हैं। सीस्मोग्राफ अभी चर्चा करी थी, इसमें क्या नापते हैं, भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को नापा जाता है सीस्मोग्राफ में। एक होता है रिक्टर स्केल, इसमें क्या होता है देखिएगा, भूकंप की तीव्रता व परिणाम मापने में उपयोगी है। किसको, भूकंप की तीव्रता को और उसके परिणाम को। इसमें क्या होता है कि 0 से 9 तक की संख्या होती है। इस जो यंत्र होता है, इसमें स्केल होता है, इसमें 0 से 9 तक की संख्या होती है, और प्रत्येक संख्या अपने पीछे वाली संख्या से 10 गुना तेज होती है, ठीक है। तो 10 गुने का इनमें अंतर होता है। एक होता है, देखिएगा नेक्स्ट, मार्केली पैमाना।
अब मार्केली पैमाना, इसमें भूकंप की तीव्रता का माप उसके विनाशकारी प्रभाव के रूप में गुणात्मक मापन द्वारा किया जाता है। विनाशकारी प्रभाव को किस रूप में करता है? गुणात्मक मापन के द्वारा किया जाता है। इससे 12 अंक होते हैं, उसमें 0 से 9 होते हैं, इसमें 12 अंक होते हैं। वैज्ञानिकों ने इसे प्रमाणित नहीं माना है। तो महत्वपूर्ण कौन सा हो गए? सीस्मोग्राफ और रिक्टर स्केल, ये है। और एक रोसी फेरल स्केल भी होता है। तो ये 4 हैं, जिसमें महत्वपूर्ण शुरू के 2 हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा, विश्व में जो भूकंप का वितरण है वो किस तरीके से है, ये देखिएगा। इसमें क्या होता है कि ज्वालामुखी का क्षेत्र, भूकंपीय क्षेत्र प्राय लगभग समान से है। जहाँ पे ज्वालामुखी आते हैं वहाँ भूकंप भी आएंगे। देखिएगा, भूमंडल के अधिकतर भूकंप सागर तथा महासागरों के मिलन बिंदु पर होते हैं। ठीक है, ये क्लियर है कि जो सागर और स्थल का भाग जहाँ पे मिल रहा है उन क्षेत्रों पे भूकंप की क्रियाएं अधिक होंगी। वलित पर्वतों के क्षेत्र, महासागरीय मिलन बिंदु, विश्व के ज्वालामुखी क्षेत्र, भ्रंश घाटियाँ, इन क्षेत्रों में भूकंप पाए जाते हैं। कुछ बिंदु है, इनके आधार पर ये पता चलता है कि यहाँ पर भूकंप वितरण के लिए ये क्षेत्र, ये आवश्यक दशाएं होती है जहाँ पे इससे पता चलता है कि यहाँ पे भूकंप आते हैं। अब देखिएगा, 3 पेटियाँ ये बना रखी हैं इसमें। पहला है प्रशांत महासागरीय पेटी। अब प्रशांत महासागरीय पेटी, ये देखिएगा, जो शुरू में अपने भी बात करी थी कि सागर और महासागरों के मिलन बिंदु हो गए एक तो, और ये देखो महाद्वीप और महासागरों के जो तटीय क्षेत्र हैं इनमें भी ये क्षेत्र हो गए। ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर, और एशिया और ऑस्ट्रेलिया के एशिया और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर एक ये रिंग वलय आकार में फैला हुआ है, अग्नि वलय के आकार में, जिसमें इसमें भूकंप की क्रिया सबसे अधिक होती है। अभी इसमें देखिएगा कितने परसेंट भूकंप आते हैं? 63% भूकंपीय घटनाएं विश्व की यहीं पे होती हैं। यहाँ समस्त विश्व का लगभग 63% भूकंप का अनुभव किया जाता है। ठीक है, यह क्षेत्र अग्नि वलय के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र में चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस व न्यूजीलैंड तथा मध्य महासागरीय भागों के भूकंप के विस्तृत क्षेत्र शामिल हैं। और कुछ भाग ऐसे हैं जैसे होनोलुलु है, हवाई द्वीप है, जहाँ पे तो वो भी हैं जहाँ पे भूकंप आते हैं। तो ये हो गई प्रशांत महासागरीय पेटी। अब दूसरी है मध्य अटलांटिक पेटी। अब मध्य अटलांटिक पेटी में देखिएगा, इसमें कौन सा क्षेत्र आता है? यह भूमध्य रेखा के पास का क्षेत्र है जहाँ अटलांटिक कटक के समीप भूकंप महसूस किए जाते हैं। अब अपन जब अटलांटिक कटकों के बारे में पढ़ेंगे महासागरियों में, तब आपको पता चलेगा कि अटलांटिक कटक क्या होते हैं। कटक क्या होते हैं? वो भाग होते हैं जो समुद्रों में डूबे रहते हैं, और जो भाग उसमें ऊपर की साइड निकल जाता है वो द्वीप होता है। ठीक है, तो एक ये समुद्र में डूबी हुई पहाड़ियाँ टाइप में होती हैं, वहाँ पर ये भूकंप की क्रियाएं होती हैं। यहाँ पे कितने, लगभग 16% भाग इस क्षेत्र में आता है, जो मध्य अटलांटिक पेटी के नाम से जाना जाता है। अब आता है तीसरा, मध्य महाद्वीपीय पेटी। मध्य महाद्वीपीय पेटी में देखिएगा कितने भाग, कितना परसेंट हो गया? शेष 21% कौन से भाग में आ रहे हैं? यूरोप, और जिसमें ये देखिएगा, इसमें मैक्सिको से शुरू होकर अटलांटिक महासागर तक, और आल्पस काकेकस, यूरोप में जो आल्पस काकेकस, और एशिया में जो कि हिमालय पर्वत है, इनके समीप वाले भागों में ये भूकंपीय क्षेत्र है, जिसको क्या कहेंगे? मध्य महासागरीय पेटी। ये चित्र में दर्शाया गया है येलो कलर में। और अभी देखिएगा, इसमें जो और अन्य क्षेत्र हैं उनमें अन्य भूकंपीय क्षेत्र भी लिख रखा है। देखिएगा, जिसमें नील नदी से लेकर संपूर्ण अफ्रीका का पूर्वी भाग, नील नदी से लेकर संपूर्ण अफ्रीका का पूर्वी भाग, जो कि महान भूभ्रंश घाटी के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर भी ये भूकंपीय क्षेत्र हैं। अपने बात करी थी कि भ्रंश घाटियों में भी ये भूकंप क्षेत्र हैं, तो उसका वितरण यहाँ पे भी है। और अदन की खाड़ी से अरब सागर तक का क्षेत्र भी, अदन की खाड़ी से अरब सागर का क्षेत्र भी इससे में शामिल है। हिंद महासागरीय क्षेत्र भी इसमें है, और हिमालय के आसपास के भारतीय क्षेत्र भी इसमें आते हैं जहाँ पर भूकंप आते हैं। ठीक है, अब देखिएगा,
भूकंप आने से पहले कुछ बिंदु हैं, इन पे अपन चर्चा करेंगे। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस में वृद्धि होती है। भूकंप मूल से निकलने वाली ऊर्जा कौन सी होती है? प्रत्यास्थ ऊर्जा होती है। ठीक है, और यह भूमध्य रेखा के पास का क्षेत्र है। अब आपको मैं ये और बता दूं कि जो भूकंप का वैश्विक वितरण है, इसको अपने 3 भागों में बांट दिया। वापस से एक रिपीट कर देते हैं, जिसमें प्रशांत महासागरीय पेटी है, मध्य महाद्वीपीय पेटी है, मध्य अटलांटिक पेटी है और अन्य भूकंपीय क्षेत्र है। इस तरीके से ये बटा हुआ है। और अपना जो भूकंप के बारे में जो चर्चा थी इसमें अपने कर ली। और कुछ ऐसा भाग है जिसमें भूकंप आते हैं, जैसे कि सुनामी। यह जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। और सुनामी से भी भूकंप जो सुनामी किससे आती है? भूकंप से आती है। ठीक है, यह सुनामी किसका शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है। जो क्या होता है? तट पर आने वाली समुद्री लहरें, जो नॉर्मल लहरें आती हैं और जब वो विशालकाय रूप धारण करती हैं तो उसका कारण क्या होता है? भूकंप। और भूकंप महासागरों के अंदर कुछ जो महासागरीय प्लेट हैं उनके सरकने से या जो भी ऐसी घटना घटित होती है जिससे भूकंप आ सकते हैं, तो उनसे ये लहरें उत्पन्न होती है। और समुद्र की जो तट है, जो महाद्वीपों के जो तट हैं, वहाँ पर विपदा यानी कि आपदा ला देती हैं और पूरे क्षेत्र को तहस नहस कर देती हैं। समुद्र के अंदर जमीन खिसकने, ज्वालामुखी के फटने के कारण महासागरों से उत्पन्न होती है। और समुद्र के अंदर भूकंप सुनामी का मुख्य कारण होती है। ठीक है, समुद्र के अंदर जो भूकंप होता है वो सुनामी का मुख्य कारण होता है। ठीक है, आज का टॉपिक क्लियर।